नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने न्याय की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी को हटा दिया था और 16 अक्टूबर 2024 को नई मूर्ति का अनावरण किया था, जिनकी आंखें खुली थी और हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी थी। संदेश यह देना था कि न्याय अंधा नहीं होता, बल्कि उसकी आंखें होती है और वह सबको समान नजर से देखती है। लेकिन पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आंखों से पट्टी हटते ही न्याय की देवी को यह सब भी देखना पड़ेगा। अपने ही घर में करप्ट मिलॉर्ड से सामना हो जाएगा। मिलॉर्ड के घर कैश के अंबार को देखना पड़ जाएगा और सबको समान नजर से देखने के ध्येय वाक्य की परीक्षा देनी होगी। जो कैश जस्टिस वर्मा के घर पर मिला है वह उनकी 500 वर्षों की सैलरी के बराबर है। यानी जो सैलरी उनको मिलती है 500 वर्षों तक अगर वो काम करते रहते तब इतना पैसा वो जमा कर पाते। एक नंबर से कानून की नजर में यदि सब बराबर है तो फिर 50 रुपए की रिश्वत लेने वालों को सजा, 100 रुपए की घूस लेने वाले 82 वर्ष के रिटायर्ड बाबू को जेल और मिलॉट 15 करोड़ भी ले ले तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर। क्या यही कैश किसी करप्ट अधिकारी, राजनेता या व्यापारी के घर से मिलता तो क्या उसे भी मिलॉट एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर भर कर देते? क्या न्यायपालिका यह मानती है कि स्थान परिवर्तन से भ्रष्ट न्यायाधीश ईमानदार हो जाते हैं? न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाया जाए या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो चलती जा रही है। कब खत्म होगी पता नहीं। न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में पहले से ही नहीं है। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ न्यायपालिका पर करप्शन के दाग केवल न्यायपालिका को ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को भी कमजोर कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने या मिलॉट के करप्ट होने से वैसे लोगों की उम्मीद भी टूटी है जिनकी एकमात्र उम्मीद न्यायपालिका ही थी। 15 करोड़ केवल एक गलत फैसले के लिए लिया गया या गलत फैसलों की फहरिस्त से यह कैश जमा किया गया? ऐसे दर्जनों सवाल हैं जिसका जवाब आज हम अपने लीगल पैनल के साथ जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए? क्या न्यायपालिका में करप्ट करने या करप्शन करने वालों को ज्यादा सजा होनी चाहिए? क्या न्यायपालिका में करप्शन के लिए हमारा कोलिजियम सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं परिचय कराऊंगा आपका। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो में ट्रांसफर किया गया है वापस, यानी घर वापसी जो कराई गई है, तो वहां जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे आपको। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद प्रतिक्रिया सुनाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला सुर्खियों में है। इस घटना ने जस्टिस यशवंत वर्मा की निष्पक्षता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया और जिस प्रकार से इसे निपटाने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल घटना की शुरुआत 14 मार्च की रात हुई, जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। जो करीब 15 करोड़ की बताई जा रही, हालांकि इसकी आधिकारिक गिनती सामने नहीं आई है। अग्निशमन कर्मियों ने इस नकदी की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, जिसके बाद ये मामला कॉलेजियम तक भी पहुंचा। बता दें कि इस तरह के मामले में आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन ये मामला कोर्ट से जुड़ा है, इस वजह से ये मामला न्यायपालिका में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय आलोचना के घेरे में भी आ गया है। वहीं दूसरी तरफ इस निर्णय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि हम कूड़ेदार नहीं हैं। ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है।
क्योंकि बार एसोसिएशन की ये टिप्पणी न्यायिक प्रणाली में बढ़ते अविश्वास को दर्शाती है। इतना ही नहीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बढ़ते विरोध के चलते आनन पानन में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बैठक में तय किया गया कि इस मामले की जांच इन हाउस कमेटी द्वारा की जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाए और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई भी करे। अब जितनी अहमियत इस मामले में न्याय की है, उतनी ही अहमियत पारदर्शिता की भी बढ़ गई है। बड़ा सवाल ये है कि यदि न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखना है, तो इस जांच को केवल आंतरिक समितियों तक ही सीमित न रखते हुए इसे स्वतंत्र एजेंसियों को भी सौंपना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से इस मामले की तह तक जाना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम। अगर उनको फिर से ज्वाइन कराया जाता है तो उसका विरोध करेंगे और यह सही फैसला है। और हालांकि पूरे मामले की इंटरनल जांच कराई जा रही है। जांच में क्या होता है, उस रिपोर्ट के आधार पे अंतिम फैसला जो है वो कोलेजियम और जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, सीजेआई जो है अंतिम फैसला उसके आधार पे लिया जाएगा। ये जो ट्रांसफ़र का फैसला है ये अस्थायी तौर पे, अभी अस्थायी तौर पे है। इंटरनल जांच की शुरुआत जो है वो हो गई है, लेकिन न्यायपालिका पे एक गंभीर सवाल है, उसकी निष्पक्षता पे सवाल है, लोगों के विश्वास पे सवाल है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मधुमुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ जो है, एक बार मैं कहूँगा कि नाम को ठीक कर ले, एक बार जो हमारे जो पीसीआर में है नाम को ठीक करें। हमारे साथ अनिल बिमल जी हैं, जस्टिस अनिल बिमल जी हैं, जो कि पूर्व में जिला न्यायाधीश भी रहे हुए हैं, वो भी हमारे साथ है। इसके अलावा संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ये भी तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं और बाकी जगहों पे करते हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जस्टिस अनिल बिमल जी से करना चाहूँगा। अनिल बिमल जी, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको भी इस बात की जानकारी होगी जो है, चूँकि एक ये पहले होली के दिन का मामला, हो सकता है आपको हमसे पहले जानकारी हो गई हो, क्योंकि मामला तो 2 दिन पहले आया है ये, लेकिन ये मामला होली के दिन का, होली के रात का ही है। क्या आपको लगता है जस्टिस अनिल बिमल जी की ये जो मसला है, ये मसला जो है इतना गंभीर है, और जितना गंभीर हम लोग समझ रहे हैं या लोग समझ रहे हैं, सीजेआई या न्यायपालिका उसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है और इसको एक तरीके से कहें जो रफा दफा करने की कोशिश, जिसको हम लोग कहते हैं रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? मुकेश जी, क्या मेरे को आप मेरी बात जी सुन आ पा रही रहे हैं? है, आवाज आ रही है। मुकेश जी, आज इस चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक क्रिकेट गेम है, बहुत वर्ल्ड पॉपुलर गेम है जी। उसमें खिलाड़ी अपने आप आउट हो जाता है, हिट विकेट हो जाता है, और वो कभी कभी होता है, रेयर होता है। तो इस 75 साल के इतिहास में हजारों हाई कोर्ट जजेस आए, सुप्रीम कोर्ट जजेस आए, तो सिर्फ ये 7वां हिट विकेट होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी प्रोटेक्शन और कितना शील्ड दिया गया है इस सिस्टम ने। चांस एक्विजिशन है ये, किसी की कंप्लेन पे, किसी के दुख दर्द के कारण किसी जज की आज तक एक्विजिशन होती ही नहीं है। ये चांस एक्यूज हैं, ये हिट हो गए अपने आप गलती से,
ये जज साहब बाहर गए हुए थे, इनके स्टोर रूम में फायर ब्रिगेड वालों ने बाई चांस रुपया रिकवर कर लिया और वो नोटिस में आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कहां तक खराब हो चुका है। ये लोअर कोर्ट जुडिशरी की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस जितने भी हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं और इमीडिएट उनके कमेंट्स मंगाए जाते हैं हर कंप्लेंट के ऊपर। यहां दुनिया पब्लिक हाहाकार कर रही है न्यायाधीशों के खिलाफ, हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ। उनके पास प्रूफ्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, कोई एक्शन नहीं होता मुकेश जी, कोई एक्शन नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सिर्फ इम्पीचमेंट का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 124 में, वो भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। वो पॉसिबल ही नहीं हुआ आज तक इतिहास में, आज तक हुआ ही नहीं कोई इम्पीचमेंट। बिल्कुल। मतलब आप देखिए कि जब से भारत बना है कोई जज इम्पीच हो ही नहीं पाया। एक जज के खिलाफ चांसेस बने थे मगर अल्टीमेटली उनसे रिजाइन ले लिया गया, और चीफ जस्टिस से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के। तो क्या हो रहा है, जिनके खिलाफ पहले भी जो 6 हिट विकेट हुए हैं उनसे सिर्फ रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट लेके रफा दफा किए गए। किसी की कंप्लेंट पे आज तक कोई एक्शन होता ही नहीं है। इनको इतनी प्रोटेक्शन दी गई है, इन हाउस जो मैकेनिज्म बनाया गया, जो डिवाइस बनाया गया 1999 में भी, आज इनसे पूछे कि कितनी कंप्लेंट्स को आपने इन हाउस लिया है। रोज सैकड़ों कंप्लेंट्स होती हैं, हजारों जजेस लगे हुए हैं इस देश के अंदर, 25 हाई कोर्ट्स काम कराई हैं, 1000 से ऊपर जजेस लगे हुए हैं। रोज करप्शन के मामले हो रहे हैं इस देश के अंदर, रोज करप्शन हो रही है कहीं ना कहीं। प्रूफ्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, एक्शन कहां होते हैं? कहां इन हाउस कंप्लेंट्स को एक्शन लिया गया? क्या है कोई सिस्टम? क्या है कोई फूल प्रूफ इंक्वायरी सिस्टम? बिल्कुल। ये भी नाम की इन हाउस मैकेनिज्म डिवाइस की गया है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज बैठ जाते हैं, 2 चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट जज बैठ जाते हैं इन हाउस सिस्टम में। क्या है ये सिस्टम? फिर 1991 में एक साइटेशन आई, एक लॉ बनाया जजेस ने, कि पहली बार डिसाइड किया गया कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आते भी है कि नहीं जजेस, हाई कोर्ट जजेस। थैंक गॉड उन्होंने ये दिया कि ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। मगर उसमें भी क्या है, उसमें भी फ्लॉ क्या है कि विद द परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन लिया जाएगा कोई, विद द परमिशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके सैंक्शन के बगैर कोई एक्शन आप नहीं कह सकते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो एक लोकतंत्र के भीतर, कहते हैं कि सारी चीजें संसद जो है वो डिसाइड करती है। जैसे इट इज ए पार्लियामेंट विद इन पार्लियामेंट कोलिजियम सिस्टम है जो खुद ही तय करती है अपने बारे में, उस पर कोई फैसला नहीं चलेगा। तो मुकेश जी, कोलिजियम सिस्टम तो भाई भतीजावाद है, टोटल भाई भतीजावाद, इसमें कोई मेरिट नहीं है। जितने भी लोग कह रहे हैं सारे भाई भतीजावाद के कारण ही जजेस बने हुए हैं इस देश के अंदर। मोस्ट ऑफ द जजेस भाई भतीजावाद के कारण बने हुए हैं। आज हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, और ये बताते हैं कि इनकी ब्राइबरी कहां तक जाती है। फॉरेन कंट्रीज में इनकी पेमेंट्स होती हैं, फॉरेन कंट्रीज में, यहां तो लेते नहीं है, तो बेचारे यहां पकड़े गए पैसे। बिल्कुल, वो आपने सही कहा कि हिट विकेट हो गए, सही बात, ये हिट विकेट हो गए, नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलता और भी कौन कितने ले रहे हैं। और एक बात और भाई कि ये क्या एक केस में, क्योंकि ये केवल करप्शन का मामला नहीं है, आपने किसी के साथ अन्याय किया होगा, आपने किसी को जस्टिस की जगह किसी दूसरे को दिया होगा। मुकेश जी, अन्याय की बात, अन्याय और न्याय तो है ही नहीं इस देश के अंदर। कहां है न्याय, ये बताइए ना। एक जज, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पहले दिन ओथ लेती है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, और दूसरे दिन वो अपनी ओथ भूल जाता है। ये एक मॉरल सिस्टम की, जब तक मॉरलिटी नहीं आएगी, ये करप्शन सिस्टम
कभी भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आर्मी भी की हमारे साथ। जी वैरायटी सर, ही मैं उसको आऊँगा ऑनेस्ट आपके पास बनाती दोबारा। है। ये जैसा हाँ कोलिजन जी। सिस्टम पे बात करेंगे हाँ सेकंड में। मैं मधुमुकुल त्रिपाठी जी के पास जाऊँगा। जैसा त्रिपाठी जी, जैसा कि चर्चा हम लोग कर रहे थे, और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो पूर्व CJI थे, उन्होंने काली पट्टी जो आंख पे बंधी हुई थी न्याय की देवी की, उसको हटा दिया। उन्होंने कहा कि अब कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन क्या जो बात जस्टिस बिमल कह रहे थे, या जो हम लोग जान रहे हैं, जो मामला ये सामने आया है, क्या आपको लगता है कि कानून को अंधा ही रहना चाहिए था, पट्टी नहीं खोलनी चाहिए थी? क्योंकि समानता तो कहीं दिख नहीं रहा है। समान अधिकारी अगर कोई करप्ट करे तो भाई देखिए, हमने ऐसे ऐसे भी उदाहरण देखे हैं, और अपने प्रोग्राम में भी हमने दिखाया है कि 100 रुपया घूस लेने का एक मामला तय हुआ था। एक रिटायर्ड बाबू थे, 82 ईयर्स उनकी आयु थी, और उनको जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने यह कहा कि करप्शन के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। 100 रुपये का करप्शन हो या 100 करोड़ का, बराबर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन क्या जो कानून किसी अधिकारी के लिए, किसी करप्ट नेता के लिए, किसी व्यापारी के लिए, क्या वो कानून न्यायाधीशों पे नहीं चलेगा? इसी पर चर्चा। मधु जी, यदि आपको आवाज आ रही तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। देखिए मुकेश जी, सब मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। एक बार सबसे मधुमुकुल त्रिपाठी जी को स्क्रीन पे लें। जी हाँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम निर्णय लेते हैं, हम ही चयन करते हैं, हम ही अपने खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, हम ही अपने आप को बरी कर देते हैं। ये प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इन्होंने एक जजमेंट पास कर कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण किया। तो ये कह देना कि आंख पर से पट्टी हट गई है, ये तो केवल मिथ है, बल्कि आंख पर डबल पट्टी बंध गई है। अब आप नोट करें, मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं। 14 तारीख को घटना घटती है, हम मान लेते हैं र्यूमर फैलता है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से 22 तारीख को लिखवाया जाता है कि कोई कैश रिकवरी नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल उठता है। दूसरा, अगर कोई चीज थी नहीं तो इन हाउस इंक्वायरी क्यों? अब इन हाउस इंक्वायरी हुई, उसके बाद कहा गया कि इनका ट्रांसफर जो था पेनेटिव नहीं था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा कि एक मैटर हुआ था 2012 के आसपास, जस्टिस निर्मल यादव। हाँ, याद है सर, निर्मल यादव। अभी तक चल रहा है, कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर गॉड। ये सोचते हैं कि भगवान है और इनका भाई भगवान है। अगर भाई के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो हमारे खिलाफ भी हो जाएगा, क्योंकि हम सारे नंगे हैं मैक्सिमम। तो दुर्भाग्य ये है कि प्रोटेक्शन जो इनको मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको ये अपने आप जजमेंट में एलोबरेट कर देते हैं। अभी हमारे से पहले बोल रहे थे बंधु, बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनको हटाने का केवल एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट तब होगा जब 2/3 की व्यवस्था होगी, बाकी ये इम्यून है। न तो इनको सीआई प्रोसिक्यूट कर सकती है, न ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है, न पुलिस प्रोसिक्यूट कर सकती है। आपको याद होगा, दिल्ली में है समित मुखर्जी वाला केस। बिल्कुल, समित मुखर्जी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं लिया जा सका जबकि उनके खिलाफ क्लिंचिंग एविडेंस थे, जब तक उन्होंने रिजाइन नहीं कर दिया। जब तक दिल्ली हाई कोर्ट के हम लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हम लोगों का दबाव नहीं पड़ा, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहुत सारे जजों के खिलाफ एलिगेशंस आए, लेकिन जहां क्लैश था, इनका अपना क्लैश था, जैसे पीडी दिनाकरन का, जब एक जज का दूसरे जज से ईगो क्लैश हुआ तब उसको जेल भेज देंगे। इन हाउस क्या इंक्वायरी है मेरे भाई? पब्लिक में अगर र्यूमर है तो र्यूमर पर कंट्रोल कीजिए, आप तो माई बाप हैं। अगर र्यूमर हुआ तो फाइंड आउट कीजिए किसने र्यूमर फैलाया, किसने मीडिया में क्लिप चलाई, और 22 तारीख को क्यों लिखा गया? आई एम सॉरी टू से, 22 तारीख को क्यों फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई कैश रिकवरी नहीं हुई? फिर बाद में वापस भी ले लिया, बाद में वापस भी लिया। जी नहीं, क्यों? इसका मतलब कुछ फिशी है। अभी अनिल जी कह रहे थे, सही बात है, अभी डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ, आपको याद होगा अजय गोयल का मामला, बिल्कुल,
जितेंद्र मिश्रा का याद होगा आपको, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ कोई एलिगेशन लगता है तो टांग देंगे। जस्टिस गांगुली के खिलाफ भी एलिगेशन आया था, कोई इंक्वायरी हुई थी क्या? कुछ नहीं। हमारे खिलाफ शिकायत है, हम ही इंक्वायरी करेंगे, हम ही अपने आप को बरी साबित कर देंगे। देखिए, अगर आपको एक चीज और याद होगा, आप तो पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, इस सरकार ने इस एक मोनोपोली को खत्म करने के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी कमीशन बनाई थी। इन्होंने खुद ने निर्णय लिया कि नहीं, हम खुद चयन करेंगे। याद है? बिल्कुल याद है, वो तो अभी तक चल रहा विवाद, वो खत्म कहाँ हुआ है भाई? बिल्कुल। अगर आप ही शासन करना चाहते हो तो कह दो प्रधानमंत्री गायब, राष्ट्रपति गायब, हम राजा हैं, हम अपनी रियाया का हम देखभाल करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं खुलकर बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही है। जुडिशियल सिस्टम के निर्णय को देखें, आपको लगेगा कि बिल्कुल अनबायस नहीं है जुडिशियल सिस्टम, किसी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को फेवर करता है, किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी पर से प्रभावित होता है। आपको याद होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है यू डोंट हैव फेथ इन आवर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। अरे भाई, व्हाट इज दिस? डिस्ट्रिक्ट जज डोंट हैव पावर टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी एक एकेडमी के, एक आइडियोलॉजी को, एक कम्युनिटी को आपको फेवर करना है, उसके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं आप। बिल्कुल। आपको याद होगा, जुबेर को 1 मिनट में बेल मिल जाती है, मनीष कश्यप को नहीं मिलती है। तो ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जहां तक लोकपाल की बात है, सेक्शन 14 को पढ़ लीजिए। लोकपाल में उस पे आऊंगा। दूसरा मैं संदीप मिश्रा जी से एक बार कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद लोकपाल पे सेकंड में करेंगे। संदीप मिश्रा जी, आप भी इस मसले को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बहुत सारे आपकी बाइट्स भी हमने सुनी है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र पे हमला, इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है? क्योंकि आम लोगों की जो आस्था है वो न्यायपालिका में बहुत है। उनको लगता है कि जब हमें नेता की शिकायत करनी होती है, अधिकारी की शिकायत करनी होती है, थाना जब नहीं सुनता है, तो हमें न्यायपालिका से आस जगती है। और आज जब न्यायपालिका में इस तरीके की चीजें सामने आएगी तो आम लोगों का भरोसा तो लोकतंत्र से ही उठ जाएगा। बिल्कुल मुकेश जी, मैं देखिए जस्टिस अनिल विमल जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेज का अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा मैं बता दूं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि आखिर इन सब चीज के पीछे बैकग्राउंड क्या है। एक तो जजेज अपॉइंटमेंट के 2 तरीके हैं। पहला आरोप भाई साहब ने, जैसा अनिल जी ने लगाया कि भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म होता है, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है आईटीआर देखा जाता है कि किस वकील साहब की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कैसी है। तो अगर क्राइटेरिया देखा जाता है तो जो हाई कोर्ट जज में नाम जाता है, जिसका 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ इस तरह की प्रैक्टिस साल की जिसकी होती है, उसका नाम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिकमेंड होता है। और जैसे वो हाई कोर्ट जज की शपथ ले लेता है, उसकी सैलरी एनुअली बहुत, अगर हम अपर साइड में ले लें तो पूरे साल की सैलरी होती है 50 लाख रुपए। तो जिसकी प्रैक्टिस 50 लाख तो ज्यादा बोल दिया। मुझे लग रहा है जज की जो सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीने होती है, मैं अपर तो साइड 30 लाख अपर साइड में, और 2,80,000 जो सीजीआई की होती है। तो मैंने इसी हिसाब से निकाला था कि 15 करोड़ कमाने में 500 वर्ष लगेंगे सैलरी से, मुकेश जी। 500 वर्ष जी। तो जब वो शपथ ले लेता है तो उसकी इनकम हो जाती है 50 लाख रुपए एनुअल। जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए में अपनी लाइफ चला रहा होता है, 10 साल की हाई कोर्ट की स्टैंडिंग होती है या सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग होती है, जिसकी इनकम साल की 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए होती है, वह व्यक्ति जब जज बन जाता है तो उसकी सैलरी हो जाती है 50 लाख रुपए। अब एक बात बताइए, शेर कितना भी मतलब शाकाहारी हो जाए, अगर उसे सोने के पिंजड़े में रख करके आप दूध रोटी खाने के लिए देंगे तो दूध रोटी नहीं खाएगा, कुछ दिन तक तो उसकी आदत सुधरेगी नहीं। लेकिन बात क्या है कि जब कॉलेजियम के सामने नाम जाता है तो इन लोगों से पूछा जाता है, क्या भैया आपको जो सैलरी मिलेगी इसमें आप काम करने के लिए तैयार हो? तो वहां पर हाथ जोड़ लेंगे, भाई मेरा नाम है, भेज दो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज में भेज दो, हम सब करेंगे जी। और उसके बाद इस तरह की गतिविधियों में वो शामिल हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया सिर्फ 2 ही हैं, एक इनकम का, दूसरा नेपोटिज्म का। और एनजेएसी की बात जो कही गई, एनजेएसी एक ऐसा बिल था जो इन सभी चीजों पे नकेल कस रहा था। और आज जो ये घटना हुई है, इससे एक तरह से कहीं केंद्र सरकार को बल मिला है। जो एनजेसी का बिल खारिज किया गया था 4-1 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 4 जजों की पीठ ने इसको खारिज कर दिया था, कहा था कॉलेजियम सिस्टम ही सही है। एक जज, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद केयर साहब बोले थे,
हमें याद है कि केयर साहब ही रहे होंगे जिन्होंने इसका अपोज किया था। अदरवाइज सारे 4 के 4 कहे नहीं कि कॉलेजियम सिस्टम चलना चाहिए। तो आज कॉलेजियम सिस्टम की खामी सामने आ गई है और इसी नाते शायद अब केंद्र सरकार को एक अधिकार मिल गया है। खामी सामने क्या आई है? खामियों को छुपाने के लिए तो कॉलेजियम है, जो खामी बाहर है उसको छुपाने के लिए सामने तो सबको पता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबके सामने। अभी दो चीजें हैं, मैं जस्टिस विमल जी के पास जाऊंगा। जस्टिस साहब, एक तो कह रहे हैं कि आप लोकपाल के दायरे में नहीं है, जज को लोकपाल के दायरे में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बहस चल रही है, लगातार कितने वर्षों से चल रही है और कितने वर्षों तक चलेगी किसी को नहीं पता। आरटीआई के दायरे से पहले ही बाहर है। अब कॉलेजियम ने आपने एक ऐसा कवच तैयार कर लिया है कि आप कुछ भी करें, आप उसके भीतर आप एंट्री ही नहीं मार सकते। जांच और बाकी चीज़ तो अलग अलग बात है। तो क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है खत्म होना चाहिए और इसके लिए सरकार को स्ट्रॉन्ग जो है एक रूलिंग लानी चाहिए, पार्लियामेंट से कानून जो है पास कराना चाहिए, और न्यायपालिका में जब तक निष्पक्षता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र जो है वो मजबूत नहीं होगा। इसको आधार बना करके कानून पास करके कॉलेजियम को ध्वस्त करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। मैं बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम जो है इसको खत्म करने के पक्ष में हूं। एटलीस्ट न्याय क्या है, न्याय में चलता कैसे, मुकेश जी बताता हूं। तो आप किसी को रिश्वत देने जाते हैं, खुद कंप्लेंट करते हैं, खुद काम करवाया, आप पकड़वा सकते हैं किसी को। यहां जो काम करवा रहा है न्यायाधीश से, वो तो कभी बताएगा नहीं। दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि अपोजिट पार्टी ने इसको रिश्वत दी है। वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, और कुछ केसेस में प्रूफ मिल भी जाते हैं और एफिडेविट भी लग जाते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जाता। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो इस न्याय प्रक्रिया में ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है अपोजिट पार्टी के लिए कि इस जज साहब ने रिश्वत दी है। अगर वो प्रूव कर देता है, प्रूव एफिडेविट भी लगा देता है, तो चीफ जस्टिस साहब, जितने भी चीफ जस्टिस आज हाई कोर्ट्स में हैं, क्या एक्शन लेते हैं? नो। आज भी वो तो लेकिन जो आरोप लगाता है, जो आरोप लगाता है जस्टिस विमल, जो आरोप लगाता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होती? क्योंकि जज कोर्ट तो नहीं मानता है, लेकिन जो आरोप लगाता है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो जाती है? मैं यही कह रहा हूँ मुकेश जी कि लोअर जुडिशरी के खिलाफ उसी का कमेंट्स मंगाए जाते हैं, एक्शन होता है। वहां आज जितने भी जजेस हैं उनके खिलाफ डेली हो रही है रूटीन में। मैं ये कहने का मेरा मकसद यह है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट्स आ रही है अपने हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ, अपने कोलीग्स के खिलाफ कंप्लेंट देती है, पार्टी दे रही है हमारे सामने, एफिडेविट्स विद प्रूफ देती हैं, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि इमीडिएट कुछ तो एक्शन हो, कोई फुल प्रूफ हो। जिसने कंप्लेंट की है उसको तो वो राइट हो आगे मेरे कंप्लेंट पे किया गया, आपने सिर्फ फाइल कर देते हैं। बिल्कुल। एक जो संदीप मिश्रा जी ने जो सवाल उठाया कि 10 करोड़ की प्रैक्टिस जिनकी है वो 30 लाख पे, 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख पे आकर के जज बनने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या ये जो है ये इसलिए तैयार होते हैं? ये तो सामान्य समझ की बात है कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा कमाने का एक जरिया मानते हैं जज के पोस्ट को, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं होना चाहिए? ये साफ तौर पे तो बता ही रहा है कि आप करप्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। 10 करोड़ की जिसकी प्रैक्टिस है वो 50 लाख की सैलरी पे क्यों जज बनेगा? विमल साहब। हाँ जी, जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि जिसकी 10 करोड़ की प्रैक्टिस है वो 50 लाख की सैलरी पे जज बनने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? साफ जाहिर है कि वो करप्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जी, इसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैन टू मैन डिफरेंट व्यूज है इसके ऊपर। कई जजेस ऑनेस्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ चाहते हैं कि हम उसको एंजॉय करें, उस अदर पार्ट ऑफ दी सिस्टम जो है उसको एंजॉय करें, उसका अनुभव लें। तो ये इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा कि सारे जजेस करप्ट है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल, मगर उनके खिलाफ एक्शन, जो करप्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन इमीडिएट कमेंट्स भी नहीं मंगाए जाते, पार्टीज को बताया नहीं जाता। और नेचुरली जो ये सीट पे गया उसको पता है कि मेरी सैलरी इतनी है और मेरे को इतना ही करना है, मेरे को इतने में गुजारा करना है, और पैराफिलिया एंजॉय करते हैं। ये तो है ही, पैराफिलिया बहुत बड़ा होता है। जज की एक रेपुटेशन, एक डिग्निफाइड पोस्ट है, उससे सारे समाज झुकता है,
वो पैराफिलिया तो एंजॉय करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोलिजियम ही। सिस्टम के मगर सामने वो भी एक उतनी चुनौती जो- है, आज कोलिजियम के सामने भी एक चुनौती है कि अपने आप को निष्पक्ष और अपने आप को ये बताने कि नहीं हमारे सिस्टम ठीक है, इसके लिए भी चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये चीज दर्शाने के लिए मुकेश जी। जी, लाइफ के अंदर दो ही सिस्टम है, हम्म, एक है ड्यूटीज और एक है कि अपनी राइट्स। ड्यूटीज एंड राइट्स है। Duty जो and rights। जज अपनी ड्यूटी समझ के ड्यूटी कर रहा है वो तो सिस्टम को खराब नहीं होने देगा। कोलिजियम हम लोग बात कर रहे हैं, मैं मधु मुकुल जी के पास जाऊंगा। मधु जी, अभी हम लोग कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम खराब है, कोलिजियम सिस्टम से जो है जजेस के अंदर, न्यायपालिका के अंदर जो करप्शन है वो करप्शन बढ़ रहा है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सिस्टम नहीं है, क्योंकि खुद ही उनको करना पड़ता है। लेकिन ये तो अभी आपको लग रहा है कि जब सरकार आपकी मजबूत है और सरकार मतलब मिली जुली सरकार नहीं है, कमजोर सरकार नहीं है, जब मजबूत सरकार है तो आपको लगता है ठीक है। लेकिन हमने अपने यहाँ ये भी देखा है कि जब सरकार कमजोर होती है तो जुडिशरी का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। और ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हमारे पास आए हैं, इमरजेंसी के दौरान भी हम लोगों ने देखा है। क्या आपको लगता है कि कोलिजियम सिस्टम को पूरी तरीके से अगर हम खत्म कर देंगे तो क्या ऐसा नहीं हो कि अब सरकार बिल्कुल ईमानदार ही रहे, इसकी क्या गारंटी है? सरकार सही फैसला करे या सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो सही रहे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि सरकार जो है अपने तरीके से फैसले करती है। तो क्या कोलिजियम भी रहे, सरकार का भी चले और कोलिजियम के जो जुडिशरी के भीतर में जो करप्शन है वो खत्म हो जाए? क्या इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए या ऐसा कोई सिस्टम रखना चाहिए जिसमें इसमें प्योरिटी आ जाए और कोलिजियम भी रहे? आपकी आवाज नहीं आ रही आप। जी जी, मैं कह रहा हूं, इस मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्लेरिफाई मैं करना चाहूंगा जी कि हाई कोर्ट का जज को एलिवेट करने के लिए 10 करोड़ की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती। 10 वर्ष की उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे एक हाई कोर्ट का या विभिन्न हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, और उसके पास लीगल नॉलेज होना चाहिए, उसने कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट किया हो। तो एक तो ये क्लियर कर नहीं वो बात नहीं, वो बात है कि एक जो 10 करोड़ कमाता है वो भी एलिजिबल होता है। जी, वो कोई क्राइटेरिया नहीं था। जी जी। अब दूसरा विषय, बिल्कुल सही प्रश्न आपने कहा और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि हम 3 वकील भाई थे, हमें कायदे से प्रश्न कहना था कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए इस पर उंगली अगर उठती है तो उसका रिड्रेसल भी प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर हमें मान के चलते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कंटिन्यू करे तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें यही नहीं हो कि केवल कुछ जजेस मिलकर अपने भाई भतीजों को, अपने चहेतों को जज बनाएं, बल्कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। उसमें कुछ लोग नो डाउट सरकार के भी हों, चयन प्रक्रिया में विपक्षी पार्टी के भी हों, अपने अपने विषय के विद्वान भी हों, समाज में विभिन्न तबके से काम करने वाले लोग भी हों, और नो डाउट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हों। इस प्रकार का एक कॉलेजियम सिस्टम बने जो इन हाउस इंक्वायरी में एक व्यवस्था करे कि वो एफआईआर करने का मजबूर कर दें जज को कि वो रिजाइन करे, चूंकि इम्यूनिटी है। बगैर रिजाइन किए उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते जब तक वो जज है। बिल्कुल। कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो इस ऐसी व्यवस्था करें कि उसको मजबूर कर दें कि वो रिजाइन करे, या सरकार को मजबूर कर दें कि वो इंपीच करे। लेकिन सरकार को इंपीच करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं है तो इंपीच नहीं। कई मैटर ऐसे हुए हैं बिल्कुल जिसमें नहीं हुआ है। एक मैटर आपको याद होगा, साउथ वर्सेस नॉर्थ हो गया था बिल्कुल, एक करप्ट जज के लिए। आपको याद होगा केवल एक इंपीचमेंट मोशन की प्रोसेस शुरू होने वाली थी, सौमित्र सेन रिजाइन ले लिया था, रिजाइन कर दिए। ठीक है, तो एक तो इसका कोई रिड्रेसल ये लोग मिलकर करें। दूसरा, अगर कोई अभियोग किसी पर लगा, उसका प्रोसिक्यूशन हुआ, जैसे एमएलए एमपी कोर्ट बनी है, इमीडिएट इंक्वायरी करती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वैसे इनका तो ये तो जजेस रहे हैं,
बिल्कुल। 1 साल के अंदर इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब निर्मल यादव में देखिए, बिल्कुल, वो तो जजों को पता है जब हम इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा हम मर चुके होंगे, हमारा क्या कर लोगे? हम इम्यून है ना, बिल्कुल हमारा कुछ होने वाला नहीं है ना। तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्रांप्ट समय में फास्ट कोर्ट में लिया जाए। कॉलोजियम सिस्टम में एक व्यवस्था हो बिल्कुल कि चहेतों को, किंग्स को, बेटों को न लिया जाए। उनका बेटा है, अब देखिए आप बिल्कुल लिस्ट लगाइए। हाँ, बिल्कुल ये कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जो है अपना रखना चाहिए, ताकि जो है लोगों का जो विश्वास है वो कोलिजियम सिस्टम पे बना रहे। और संदीप जी बना रहे। बिल्कुल संदीप जी, क्या आपको लगता है कि ये न्याय एक पद्धति मौका व्यवस्था बनी है? रहे। बिल्कुल क्या संदीप जी आपको लगता है कि ये एक मौका है, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह कोलिजियम को लेना चाहिए और इस मामले में मतलब तुरंत इंक्वायरी करके फैसला करके, और जो बिल्कुल सबको लगे कि हाँ न्याय हुआ, तो न्याय होते दिखना भी चाहिए। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि केवल न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस तरह के मामले में कोलिजियम के पास एक जो है मौका है कि इस मामले में तुरंत एक्शन ले, और एक्शन ले करके जो निर्णय ले वो लगे कि हाँ न्याय हुआ है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे लोकतंत्र में, लोकतंत्र इसी तरीके से काम करता रहे। लगता है कि इसको कोलिजियम को एक मौके की तरह इसे लेना चाहिए। देखिए, कोलिजियम के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल कि इस चीज को, जो कोलिजियम सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी हमारी चल रही है 70 सालों से और सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रांसपेरेंट वे में इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट का, जो कहते हैं ना इन हाउस, इस इन हाउस को पब्लिक करते हुए सारी बातों को ट्रांसपेरेंट वे में इस घटना की अगर सुप्रीम कोर्ट जितने जल्दी कर देगी, देखिए जितना डिले करेगी उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। बार और बेंच दोनों का हो रहा है, अधिवक्ता का भी नुकसान हो रहा है और हमारे न्यायाधीश मित्रों का भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है एक तरह से सम्मान की निगाह से पूरी दुनिया में, भारत में देखा जाता है। तो जितना आप डिले करेंगे उतना ही न्यायाधीश या न्याय के प्रति लोगों का सम्मान जो है एक तरह से कहीं कम होगा। इसलिए जितने जल्दी किया जा सके इसको सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपेरेंट वे में चीजों को सामने रखना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में 3 स्तंभ है, चौथा मीडिया को कहा जाता है और न्यायपालिका को एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है, और लोकतंत्र की नींव कहते हैं कि न्यायपालिका में है, क्योंकि आम लोग, जो मास है वो मास जो है न्यायपालिका के भरोसे ही है। जस्टिस अनिल बिमल जी के पास जाऊंगा। बिमल जी, आपको लगता है कि इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल कोलिजियम पे ही नहीं बल्कि सरकार पर भी है, हम पे भी है, आप पे भी है, इसलिए इस मामले में कुछ वैसा फैसला होना चाहिए जो आम जनता को लगे कि ये सही फैसला हुआ है और उनका विश्वास जो है वो लोकतंत्र में और न्यायपालिका में बना रहे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ओथ लेते ही जी सबसे पहला काम इस कोलिजियम सिस्टम को हटाने का किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल पहला स्टेप, पहला एक्शन उन्होंने ये लिया कि इसके कोलिजियम सिस्टम को खत्म किया जाए, मगर अफसोस के उसको नहीं माना गया। जो जुडिशियल साइड पे उसको फिर फ्लॉप कर दिया गया। जो इन हाउस मैकेनिज्म है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। एक हाईकोर्ट के जज हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, चंडीगढ़ में, वो मेरे क्लास फेलो ही थे, उनके फादर भी जज थे, वो खुद भी जज बन गए 10 साल बाद प्रैक्टिस करके, अपने वकालत चला के। वकालत कैसे चलती है, कैसे पैनलमेंट मिल जाते हैं, पैनल तोड़ जाते हैं, कैसे, मतलब आपको पता ही सिस्टम का कि इनडायरेक्ट करप्शन भी बहुत जबरदस्त है जुडिशियल सिस्टम में। इनके रिश्तेदारों की वकालत कितनी बूम पे चली जाती है दिनों दिन, आप देखते देखते रह जाएंगे। अब उनकी वाइफ का सीबीआई में नाम आ गया, करप्शन का एलिगेशन लग गया जजिस के, जज साहब के खिलाफ, हमारे जो क्लास फेलो थे, मगर इन हाउस ने इंक्वायरी करके उनकी फेवर में दे दी। सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जज बन के तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी, और फिर अभी थोड़े दिन पहले रिटायर भी हो गए हैं। तो ये इन हाउस मैकेनिज्म जो बनाया गया है, ये जजिस की फेवर करने के लिए ही बनाया गया, ये जजिस को फेवर करने के लिए ही बनाया गया है। उसका पर्पस क्या रह गया है? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल आपको सच्चा उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप भी जान जाएंगे, क्योंकि वाइफ सीबीआई के अंदर मुझसे आपकी बात हुई है इसके बारे में, मैं समझ रहा हूँ। हम लोग अभी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपसे हमारी बात हो चुकी है। मुझे पता है आप किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम अभी पब्लिकली इसको डिस्कस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे। ये बात सही है। ये मैं कहता हूँ एक प्रोटेक्शन, बल्कि जजिस को, हाई कोर्ट जजिस को इन हाउस जो मैकेनिज्म बनाया गया, एक प्रोटेक्शन और दे दी गई है कि इस प्रोटेक्शन को
कभी अप्रूव नहीं कर रही, आज तक अप्रूव नहीं किया कि आप इम्पीचमेंट करिए। जब से आपने ये इन हाउस सिस्टम बनाया है 99 हो, आज इसको मेरा 26 साल हो गया, किसी एक को तो अप्रूव किया दो, किसी एक कंप्लेंट को तो अप्रूव कर दो, आप इम्पीचमेंट के लिए फेवर भेज दो। और हजारों कंप्लेंट्स हो चुकी हैं सर। एक कहावत है, हमारे पास समय की कमी है सर, समय हजारों कंप्लेंट जेन्युइन है, लोगों की जेन्युइन है, बिल्कुल हमें पता है सर, आपको लोगों को पता है, दुनिया को पता है, बिल्कुल। एक भी नहीं कर पा रहे। आज इन हाउस सिस्टम क्या है, आपका मैकेनिज्म क्या है? ये बिल्कुल, इस मैकेनिज्म को सुधारने की जरूरत है और कोलिजियम सिस्टम जो है खत्म करें, या तो खत्म करें या नहीं तो इसमें सुधार लाए। मेरा ये मुकेश जी बड़े ओपन, बड़े स्वच्छ मन से कहना है, ये कोलिजियम सिस्टम फ्लॉप है, इन हाउस मैकेनिज्म भी फ्लॉप है। जुडिशरी इतनी हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस के को अब इनके कोई मतलब रेगुलर एक्शन होने चाहिए, ऐसा इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, फुल प्रूफ एक्शन होना चाहिए। कंप्लेनेंट को पता लगना चाहिए कि मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, आरटीआई लगनी चाहिए, उनके पता लगे कि इस जज के खिलाफ इन्होंने क्या रिजल्ट किया है। आरटीआई से तो अपने आप को बाहर ही रख लिया ना, ये तो फैसला था कोलिजियम का ही। आरटीआई के अंदर में आती नहीं है जुडिशरी, लोकपाल में ये आती नहीं है, करप्शन जो खुद करती है तो जांच उसका खुद करती है। ये बिल्कुल साफ लगता है देखने में कि अपने आप को बचाने के लिए ही सारा सिस्टम इन्होंने तैयार किया हुआ है, एक कवच तैयार कर लिया, जब हम कुछ भी करें हम पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं हो, चाहे लोग कितना भी कह लें। पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मेरे को अफसोस है कि मेरे को अपने सिस्टम के खिलाफ ही बोलना पड़ रहा है इस मंच से, मेरे को इस बात का भी अफसोस है। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि चूंकि आप लोग उसी महकमे से आते हैं जिस महकमे पे ये दाग लगा है, और आप लोग ये साहस कर रहे हैं कि उसके खिलाफ बोल के, ताकि इसमें जो है सफाई आए और निष्पक्ष आए, लोगों का विश्वास जो है इस पेशे में बढ़े। और लोगों से ज़्यादा जरूरी है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बने रहना ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका और जस्टिस अनिल विमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ जो है साझा की। लेकिन जिस जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये करप्शन का मामला आया है उसको अभी तक इंक्वायरी जो है, इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है। इंटरनल इंक्वायरी के रिजल्ट्स क्या होते हैं उसके बाद ही कहा जाएगा कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो इनको बचा रही है या इनको फिर से जो है सजा अगर दे देती है तो शायद कोलिजियम सिस्टम पे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप से शायद वो बरी हो जाए। और यह एक मौका है कोलिजियम सिस्टम के लिए भी कि वो अपने आप को साबित करे कि वो निष्पक्ष है। वरना लोग तो यही कहते हैं कि जब जज हो जाए जल्लाद तो फरियाद कहाँ करे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।